हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के प्रश्नों को। और हिंदी में हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिया है कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व क्या होता है ये यहाँ पे लिखना है। तो कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि कहानी जो होती है उससे ज्ञान में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से सर्वांगीण विकास होता है और कल्पना शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और तथा मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, और ये एक मनोरंजन का भी साधन है। ठीक है, कहानी से विकास भी होता है और कल्पना यानी कल्पना शक्ति का विकास होता है और सर्वांगीण विकास होता है। कहानी से क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, और कहानी मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 2। बालकों को कहानी पसंद होने के क्या कारण हैं? बालकों को कहानी क्यों पसंद होती है, इस बारे में बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। हिंदी गद्य जो होता है उसका सर्वाधिक अंश जो होता है, सबसे ज़्यादा अंश वो कहानी ही होता है, ये आपको पता है। ठीक है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानियों में क्या होता है, घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, सजीव चित्रण। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानीकार अगर कोई है तो उसका प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। क्या कौतूहल और जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा बनी रहे बच्चों के मन में कि क्या इसके आगे होगा। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 5। मौखिक शिक्षण में कितने, अब देखो यहाँ पे मौखिक शिक्षण जो होती है कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि भी 2 प्रकार की होती हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रश्न ये है कि शब्द किसे कहते हैं? तो अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि और प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनि के मेल को शब्द कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शब्द किसे कहते हैं तो आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 8th नंबर, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? यहाँ पे थोड़ा राइटिंग को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आ रही है अभी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग अभी मैनेज करनी पड़ेगी 1-2 दिन, फिर उसके बाद आपको अच्छे से राइटिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन वे होते हैं जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 9th नंबर, 9वां प्रश्न, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो आदर्श वाचन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो शिक्षक द्वारा उचित लय, सुर, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विलोम शब्द यहाँ पे है। अनुवृत्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरंती। ठीक है, विरंती। और उत्थान का होता है पतन, निस्सीम का होता है असीम, और मूक का होता है वाचाल। ये आपको याद रखने हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा आदि
आदि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 12। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ जो होता है उसका अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। शीघ्रता से पढ़ना यानी द्रुत पाठ का द्रुत पाठ। ठीक है, द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। यहाँ पे हम लोगों को अर्थ पूछा गया था यहाँ पे कि हमें अंश और अंश का अर्थ बताइए। तो अंश जो होता है उसका अर्थ होता है भाग और अंश होता है उसका अंश होता है उसका अर्थ होता है कंधा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अभी मैंने आपको बताया क्या था। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसे उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों से मिलने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, ये स्वर होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आ उपसर्ग से बचने वाले आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताने थे। तो आजन्म, ठीक है, आजन्म और आगमन, आकाश, इस तरह से आप लोग बता पाएंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रति से उपसर्ग बनानी है। तो उपसर्ग में प्रतिकूल और प्रतिछाया, ये दो उपसर्ग आपको बना के दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अक जो प्रत्यय है कारक शब्द में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है ईशा ने पत्र पढ़ा। कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो लड लकार यानी कि भूतकाल यहाँ पे है। ईशा जो थी उसने पत्र पढ़ा था, मतलब पास्ट की बात है, भूतकाल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेष विषय